Good morning, all. My name is Dr. Aruna Sao. I am Assistant Professor in Government College, Ajunda. Today's my video lecture's topic is rotational spectroscopy, घूर्णन स्पेक्ट्रोस्कोपी। इस तरह के स्पेक्ट्रा उन मॉलिक्यूल्स में मिलते हैं जिनमें परमानेंट डाइपोल मोमेंट प्रेजेंट होता है। स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण रखने वाले कंपाउंड्स में हमको घूर्णन स्पेक्ट्रा मिलेगा। परमानेंट डाइपोल मोमेंट रखने वाले मॉलिक्यूल्स हैं, फॉर एग्जांपल कार्बन मोनोऑक्साइड, HCl मॉलिक्यूल, N2O, NO, H2O, etc. Molecules like hydrogen, nitrogen, oxygen, they are not having dipole moment, as well as some linear molecule like carbon dioxide or symmetric molecules like benzene, methane, they are not having dipole moment, permanent dipole moment. For these mu value is equals to 0. सो इनके द्वारा हमको रोटेशनल स्पेक्ट्रा हमको यहाँ पे नहीं मिलता। किस रीजन में मिलेगा हमको रोटेशनल स्पेक्ट्रा? जैसे पहले लेक्चर्स में हमने देखा कि अगर किसी भी सबस्ट्रेट जिसके पास परमानेंट डाइपोल मोमेंट प्रेजेंट है, इसको अगर हम फार आयर रीजन की एनर्जी दें, अगर हम फार आयर रीजन की एनर्जी दें, इस रीजन को हम माइक्रोवेव रीजन भी कहते हैं, सूक्ष्म तरंग क्षेत्र भी कहते हैं। द एनर्जी और द फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ दिस रेंज इज 1-200 सेंटीमीटर इनवर्स। ये वो रेडिएशंस होती हैं जिनके पास एनर्जी बहुत कम होती है, सो दैट जब ऐसे रेडिएशंस को मॉलिक्यूल को दिया जाता है तो ये मॉलिक्यूल अपने सेंटर ऑफ ग्रेविटी के परपेंडिकुलर ये रोटेशन स्टार्ट कर देते हैं, ये घूर्णन करना शुरू कर देते हैं। इस तरह से इनमें रोटेशन स्टार्ट हो जाता है। इस रोटेशन के कारण इनके रोटेशनल एनर्जी लेवल में चेंजेस आते हैं। जो रोटेशनल एनर्जी लेवल्स होते हैं, दे आर स्मॉलेस्ट एनर्जी लेवल्स प्रेजेंट इन एनी मॉलिक्यूल। सो जो रोटेशन के कारण मॉलिक्यूल के इन रोटेशनल एनर्जी लेवल्स में ट्रांजिशन होगा, जिसके कारण हमको स्पेक्ट्रम मिलेगा, और ऐसे स्पेक्ट्रम की स्टडी को हम रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। Then, now see, rotational energy of diatomic molecule or rigid rotator. Diatomic molecules made up of two atoms. Suppose for first atom the mass is m1, for second atom the mass is m2. ऐसे डायटोमिक मॉलिक्यूल को हम रिजिड रोटेटर कंसिडर कर सकते हैं या दृढ़ घूर्णक कह सकते हैं। रिजिड रोटेटर का मतलब होता है मॉलिक्यूल्स जिनमें अगर रोटेशंस हो, घूर्णन हो, तो इस रोटेशन के कारण इनके बॉन्ड लेंथ में कोई चेंजेस नहीं आ रहे हैं। सो हम ऐसे डायटोमिक मॉलिक्यूल को रिजिड रोटेटर की तरह मानते हैं। सपोज कीजिए इन दोनों मॉलिक्यूल के मासेस हैं m1 एंड m2। द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, this is center of gravity. The distance between these two nucleus is suppose r, and the distance of first atom to this is r1, और यहाँ से सेंटर ऑफ ग्रेविटी से दूसरे एटम के न्यूक्लियाई के बीच का डिस्टेंस मान लीजिए r2। सो इट इज ऑब्वियस दैट कि r इक्वल्स टू r1 प्लस r2। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सेंटर ऑफ ग्रेविटी के दोनों तरफ मास इंटू डिस्टेंस मीन्स m1 इंटू r1, दिस विल बी इक्वल टू m2 r2। सेकेंड इक्वेशन। नाउ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जड़त्व आघूर्ण, दोनों के लिए I से हम रिप्रेजेंट करते हैं। I इक्वल्स टू हो जाएगा m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर के। इसे हमने कहा इक्वेशन नंबर 3। I इक्वल्स टू फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 में अगर हम
R1 की जगह हम लिख सकते हैं R माइनस R2, R माइनस R2 इक्वल्स टू M2 R2 के इक्वल होगा। अब मैं ये वाइट कर दे रही हूँ ये पूरा डायग्राम। सिंप्लीफाई करने पर वी विल गेट M1R minus M1R2 equals to M2R2. From this M1R equals to M2R2 plus M1R2, R2 कॉमन हो जाएगा दोनों में, इन ब्रैकेट M1 प्लस M2, ये हुआ M1R के इक्वल। From this we can calculate the value of R2. R2 will be R2 equals to M1R upon M1 plus M2. This is equation number 4. जैसा हमने R2 की वैल्यू फाइंड आउट की है, in the same way we can calculate the value of R1 also. R1 will be equal to, instead of M1, M2 will come. M2R divided by M1 plus M2. This is equation number 5. Now put the value of 4 and 5 in the equation number 3. फोर एंड 5 की जो वैल्यूज हैं वो हम इक्वेशन नंबर 3 में रखते हैं। सो इक्वेशन 3 को अब हम लिखेंगे I इक्वल्स टू M1, R1 की जगह पे हो जाएगा M2R अपॉन M1 प्लस M2, ये होल स्क्वायर में होगा, प्लस M2 R2 की जगह पे हम लिखेंगे, R2 की जगह पे M1R अपॉन M1 प्लस M2 हो, ये पूरे के स्क्वायर होगा। On simplification we get M1 M2 square R square upon M1 plus M2 plus M2 M1 square R square upon M1 plus M2. This is equal to I, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बराबर होगा। सॉल्व करने पर M1 M2 R square, it is common in both the term, in bracket M2 plus M1. So I am writing it as M1 plus M2 divided by M1 plus M2 whole square. So we can cut this term. Finally we get I equals to M1 M2 R square upon M1 plus M2. This expression M1 M2 upon M1 plus M2, this is written as mu. Instead of this we write here mu. Mu is reduced mass, समानित द्रव्यमान इसको हम कहते हैं। mu is reduced mass. So I equals to mu R square. So finally we get expression here I equals to mu R square, where I is moment of inertia, mu is reduced mass, and R is the internuclear distance between two atoms present in diatomic molecule. So from this expression we can calculate the value of R also. It would be R equals to under root I upon mu. Equation number 6. किसी भी रोटेटिंग मॉलिक्यूल के लिए उसका एंगुलर मोमेंटम L
की वैल्यू इक्वल होती है I इंटू ओमेगा के। L इज हियर एंगुलर मोमेंटम, कोणीय संवेग, I इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जड़त्वाघूर्ण, एंड ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी, जिस वेग से मॉलिक्यूल रोटेट कर रहा है वो वेलोसिटी हम लेते हैं यहाँ पे ओमेगा। दिस इज एक्सप्रेशन नंबर 7। फ्रॉम क्वांटम मैकेनिक्स द एंगुलर मोमेंटम L is equal to under root j plus 1 h upon 2 pi के बराबर होगा। दिस इज एक्सप्रेशन नंबर 8। हियर j is called as रोटेशनल क्वांटम नंबर। j को हम कहते हैं रोटेशनल क्वांटम नंबर, रोटेशनल क्वांटम संख्या। h प्लैंक कांस्टेंट होता है यहाँ पे। अब किसी भी रोटेटिंग मॉलिक्यूल के लिए जिसमें घूर्णन हो रहा हो, उसमें उसकी जो घूर्णन ऊर्जा होगी ER, दिस इज इक्वल टू हाफ I ओमेगा स्क्वायर। सो expression number 9, as all the rotational energy levels are quantized energy level, so their value will be equal to half I omega square. So from this we can replace the I omega by this term. Before replacing, we do a small change. ER equals to 1 upon 2. This can be written as I omega whole square, I omega whole square by I, मीन्स हमने इस टर्म पे I अपॉन I का मल्टीप्लाई किया, जिससे हमको मिल गया टर्म I ओमेगा होल स्क्वायर अपॉन I. सो नाउ वी रिप्लेस द वैल्यू ऑफ I ओमेगा फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन नंबर 8. वी गेट ER equals to 1 upon 2. Instead of this, I am writing this j plus 1 under root h upon 2 pi upon I. It can be written as j plus 1 h square 2 into 2 4, 2 into 2 4, 4 into 2 8. So it is 8 pi square I के equal. So ER equals to j plus 1 h square upon 8 pi square I. This is expression number 10. समीकरण नंबर 10 हो गया ये। So expression number 10 is h square 8 pi square I j plus 1 के equal. Basically, while study the rotational spectroscopy, we write the energy level in terms of wave number. So अगर हम इस E वैल्यू को वेव नंबर के टर्म्स में लिखें हम, तो E इक्वल्स टू होता है एच सी न्यू बार के इक्वल. सो एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर आई जे प्लस 1. नाउ न्यू बार की वैल्यू यहाँ पे इक्वल हो जाएगी, एच कैंसिल हो जाएंगे. फाइनली वी गेट एक्सप्रेशन एच अपॉन 8 पाई स्क्वायर आई सी जे प्लस 1. This is h upon 8 pi square IC. It is called as B. So now this B is called rotation constant. घूर्णन स्थिरांक हम इसको कहते हैं, rotation constant और घूर्णन स्थिरांक. So nu bar equals to B J plus 1. Unit will be centimeter inverse because here हमने ये जो एक्सप्रेशन हमने जो लिखा हुआ है ये वेव नंबर के फॉर्म पे लिखा हुआ है. सो फाइनल एक्सप्रेशन इज न्यू बार इक्वल्स टू बी जे प्लस 1 सेंटीमीटर इनवर्स. मीन्स किसी भी रोटेशन करते हुए मॉलिक्यूल के लिए जो रोटेशनल एनर्जी होगा उस रोटेशनल एनर्जी की वैल्यू बी जे प्लस 1 सेंटीमीटर इनवर्स के बराबर होगी. इफ वी राइट द वैल्यू ऑफ जे इक्वल्स टू 0,
then we get nu bar value 0. When j equals to 1, nu bar wave number will be 1, 1 plus 1, 2. So 2 into 1, 2 into 1, 2. So nu bar equals to 2b centimeter inverse. When j equals to 2, nu bar equals to 6b centimeter inverse. J equals to 3, nu bar equals to 3 plus 1, 4, 4 into 3, 12, 12b centimeter inverse. For j equals to 4, it will be 20b centimeter inverse. So these are the values of energy values for different rotational energy level. In diatomic molecule, so here rotational energy levels are like, first energy level is having 0 value, then second energy level when j equals to 1, the energy will be 2b centimeter inverse. When j equals to 2, energy will be 6b centimeter inverse, then 12b, and then 20b. Means here the spacing between the consecutive energy levels are continuously increasing. जैसे जैसे हम J की वैल्यू बढ़ाते चले जाते हैं, वैसे वैसे इन एनर्जी लेवल्स के बीच में जो एनर्जी गैप है, जो स्पेसिंग है, वो धीरे धीरे इंक्रीज होता चला जाता है. रोटेशनल एनर्जी लेवल्स कैलकुलेट करने के बाद, now see pure rotational spectra of diatomic molecule. How do we get rotational spectra? When transition occurs between successive energy levels, then we get rotational spectra. For energy level, we have derived an expression nu bar equals to bj j plus 1 centimeter inverse. Now see, the very important thing to study any spectra is its selection rule. Varanyam. For rotational spectra, the selection rule is delta J equals to plus minus 1, means in this spectra only those transition takes place where the energy difference between successive energy level is either plus or either minus. So delta J could be plus 1 or delta J could be minus 1. जब डेल्टा J प्लस 1 होता है, इसका मतलब ये है कि ट्रांजिशन लोअर एनर्जी लेवल से अपर एनर्जी लेवल पे हो रहा है. लोअर एनर्जी लेवल J, सपोज upper energy level J dash. So when transition takes place from J to J dash level, then this is called as delta J equals to plus 1. एब्जॉर्प्शन टाइप स्पेक्ट्रा हमको यहाँ पे मिलेगा जब ट्रांजिशन अपर एनर्जी लेवल से J डैश लेवल से J लेवल में हो, मींस लोअर एनर्जी लेवल पे हो, तो ऐसे ट्रांजिशन के लिए डेल्टा J प्लस माइनस 1 होगा और इसको हम कहते हैं इमिशन टाइप स्पेक्ट्रा. किसी भी तरह से ट्रांजिशन हो, ऐसे सभी ट्रांजिशन के लिए हमको एक ही तरह के स्पेक्ट्रल लाइंस हमको मिलते हैं. तो सी the difference between two successive energy level, दो क्रमिक ऊर्जा स्तरों के बीच में जो अंतर होगा वो हम रिप्रेजेंट करेंगे डेल्टा न्यू बार के जरिए, एंड दिस इज इक्वल टू न्यू बार जे डैश माइनस न्यू बार जे. दिस इज एक्सप्रेशन नंबर 1. पुटिंग द वैल्यूज ऑफ दीज, न्यू जे डैश की जगह पे हो जाएगा बी जे डैश जे डैश प्लस 1 माइनस बी जे जे प्लस 1. Here we suppose J dash is upper energy level and J is lower energy level. According to selection rule, the difference between these two is only 1. So we can write it as J dash equals to J plus 1. J dash equals to J plus 1.
इस वैल्यू को हम यहाँ जे डैश की जगह पे रखते हैं. सो सपोज दिस इज 2 एंड दिस इज 1. 3 keeping on 2. We get delta nu bar equals to B J plus 1 into J dash की जगह J plus 1 plus 1 becomes plus 2. So J plus 2 minus B already taken as common. यहाँ हमने common ले लिया है. तो अब ये हो गया J plus 1 के इक्वल. सिंप्लीफाई करने के बाद we get B J square plus 2J J square plus 2J plus J plus 2 minus J square minus J. J square cancelled out, J cancelled out. Finally we get here delta nu bar equals to B in bracket 2J plus 2. So taking 2 as common, 2B J plus 1 centimeter inverse. It means the difference between two successive energy level is 2B J plus 1 centimeter inverse. दो क्रमिक ऊर्जा स्तरों के बीच में जो अंतर हमको मिलेगा वो मिलेगा 2B J plus 1 सेंटीमीटर इनवर्स के बीच में. ये जो एनर्जी डिफरेंस हमको मिलेंगे ये हमको स्पेक्ट्रल लाइंस के लिए मिलेंगे. On the basis of this, now we can draw rotational spectra for rigid rotator. जैसा शुरू में हमने कैलकुलेट किया था, the lowermost energy level has zero energy. Then when keeping the J equals to 1, we get 2B centimeter inverse. Above it 6B centimeter inverse. Above it 12B and then 20B. इस तरह से एनर्जी लेवल्स किसी भी रिजिड रोटेटर में प्रेजेंट होती हैं. Now, according to selection rule, when transition takes place from in these successive energy levels, transition from here to here, इसी तरह से 2B से 6B levels पे, 6B से 12B levels पे, 12B से 20B levels पे transitions होते हैं. This is absorption type. Emission type में upper energy level से transition जो है वो successive energy levels पे होंगे. जब हम इसको स्पेक्ट्रा के फॉर्म पे लेते हैं, then we get like this. From 0 to distance 2B. This is a distance here on x-axis. B is taken. 2B के difference पे we get first spectral line. Then from 0 to 4B we get another spectral line. From 0 to 6B we get another line. And similarly 8B at 10B and then at 20B. इस तरह के ट्रांजिशंस के बाद जो स्पेक्ट्रल लाइंस हमको मिलती हैं वो इस पैटर्न पे हमको मिलती हैं. नाउ यू कुड सी फॉर फर्स्ट ट्रांजिशन द स्पेसिंग बिटवीन दीज टू विल बी 2B minus 0. For spacing between these two will be 6B minus 2B, 4B. For these 12B minus 6B means 6B. So इस तरह से हम यहाँ पे इन इतने डिफरेंसेस पर हमको स्पेक्ट्रल लाइंस मिलती हैं. जो इम्पोर्टेंट चीज़ है रोटेशनल स्पेक्ट्रा में वो ये
कि यहाँ पर जो रोटेशनल लाइंस हमें मिली, जो स्पेक्ट्रल लाइंस हमको मिलती हैं, उन स्पेक्ट्रल लाइंस की इंटेंसिटी एक जैसे नहीं होती. फर्स्ट इट ग्रेजुअली इंक्रीजेस, देन एक सर्टेन लेवल के पे आने के बाद फिर वो ग्रेजुअली वो डिक्रीज होती है. द रीज़न इज दैट कि किसी भी स्पेक्ट्रा में स्पेक्ट्रल इंटेंसिटी डिपेंड करती है ग्राउंड स्टेट पे, पॉपुलेशन पे. जितना ज़्यादा पॉपुलेशन होगा मॉलिक्यूल्स का, वहाँ पर स्पेक्ट्रल लाइन की इंटेंसिटी उतनी ही ज़्यादा होती है, क्योंकि जितने मॉलिक्यूल्स ग्राउंड स्टेट पे प्रेजेंट होते हैं उसके अकॉर्डिंग उतने ही ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है कि उनके ट्रांजिट होने के, सो दैट इंटेंसिटी ग्रेजुअली इंक्रीज होती है. इन रोटेशनल स्पेक्ट्रा the spectral intensity is calculated by Nj upon N0 equals to minus E to the power Ej by Kt, where K is a Boltzmann constant, T is a room temperature, Ej is representing the energy level of any jth level. Nj by N0 is basically it is showing the population of molecules at certain level, at jth level. तो जितना ज़्यादा वैल्यू, जैसे जैसे हम j यहाँ पे इंक्रीज करते चले जाते हैं, वैसे वैसे स्पेक्ट्रल इंटेंसिटी इंक्रीज होती है और एक सर्टेन टाइम के बाद एक्सपोनेंशियल फैक्टर फिर डिक्रीज होना शुरू होते हैं. दैट्स वाई ये इंटेंसिटी भी डिक्रीज होगी. शुरुआत में जो डिक्रीज है वो बहुत स्लोली होते हैं और उसके बाद फिर जैसे जैसे j की वैल्यू इंक्रीज होते चले जाती है वैसे वैसे फिर वो तेजी से डिक्रीज होना शुरू होती है इंटेंसिटी. So this is all about rotational spectra of any diatomic molecule. The second important thing is that after spectral line intensity, the second important thing is that कि जितने भी spectral lines यहाँ पे मिलते हैं, they all are having the difference of 2b. The difference between these two level is 2b. The difference between these two is also 2b. So we can say that all the spectral lines in the diatomic molecules obtained are equally spaced lines. Now see, rotational spectra of non-rigid rotator. See, ideally it is not possible that every molecule behaves as rigid rotator. प्रैक्टिकली जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, अगर उनमें रोटेशन स्टार्ट हो, अगर वो अराउंड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी अगर वो रोटेशन स्टार्ट करते हैं तो कंटिन्यूसली उनका रोटेशन इंक्रीज होता है और रोटेशन इंक्रीज होने से मीन्स जे की वैल्यू इंक्रीज होने से एक तरह से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एटम पे वर्क करना शुरू करता है. सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एटम को बाहर की तरफ पुश करता है सो दैट अब उन एटम्स के बीच में इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंसेस इंक्रीज होते हैं, मतलब बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होना शुरू होता है. सो मॉलिक्यूल बहुत समय तक जे की वैल्यू इंक्रीज होने से वो रिजिड रोटेटर की तरह बिहेव ना करके वो नॉन रिजिड रोटेटर की तरह बिहेव करता है. सो वी कांट यूज द प्रीवियस इक्वेशन फॉर नॉन रिजिड रोटेटर मीन्स डेल्टा न्यू बार इक्वल्स टू बी जे प्लस 1 centimeter inverse. This expression cannot be used for non-rigid rotator. So instead of this expression, we use delta nu bar equals to b j plus 1 minus d j square j plus 1 whole square सेंटीमीटर इनवर्स. हम एक्सप्रेशन इसके बदले में ये एक्सप्रेशन यूज करते हैं नॉन रिजिड रोटेटर के लिए. यहाँ जो d होता है दैट d इज कॉल्ड एज सेंट्रीफ्यूगल डिस्टॉर्शन कांस्टेंट. Using this expression, we can calculate the difference between two successive energy levels
that will be delta nu bar equals to nu bar j dash minus nu bar j. So नॉन रिजिड रोटेटर के केस में the difference between two successive energy level will be delta nu bar equals to nu bar j dash minus nu bar j. J dash is upper energy level, J is lower energy level. Instead of keeping this, we put these values here. After solving the expression, we get final expression as 2j plus 1 b minus 2d j plus 1 whole square. This is the difference between you can say spectral lines or two successive energy levels when in case of non-rigid rotator. Okay, this is all about rigid rotator, non-rigid rotator, how we get rotational spectra for molecule which are containing permanent dipole moment. So what is the application of this rotational spectroscopy? Application is most significant part while studying any kind of spectroscopy. First application, we can calculate bond length or the distance present between two atoms, as well as we can calculate moment of inertia. I can be calculated. Third thing, the most important thing is that we can calculate the isotopic mass, that is called as isotopic effect also. Now see, we know B equals to h upon 8 pi square IC, and further I is interrelated to R like this, I equals to mu r square. From this expression, so using this expression, we can calculate the bond length, R can be calculated. Same moment of inertia, it can also be found out with the help of rotational spectra. Then third one is isotopic effect. समस्थानिक प्रभाव हम कहते हैं इसको. What is isotopic effect? We know there are certain elements whose isotopes are also present in the atmosphere or in the nature. For example, carbon isotope C12, C30 is present. If we study the rotational spectra of carbon monoxide, so carbon monoxide, so in CO molecule, when C12 is present, or in CO molecule when C13 is present, so we have two isotopes of carbon here and their compounds. Now, क्या इन दोनों ही compounds के लिए rotational spectra same होगा या अलग अलग होगा? Obviously, जो rotational spectra में nu की जो value है, that depends on B, J plus 1, ये रिलेशन है न्यू एंड बी के बीच में, एंड बी इज फर्दर इक्वल टू न्यू बार ना, बी इज इक्वल टू एच अपॉन 8 पाई स्क्वेयर आई सी जे प्लस 1. इट मीन्स frequency number is inversely proportional to I directly proportional to mu reduced mass. So when mass increases, I increases. यदि द्रव्यमान बढ़ता है तो moment of inertia भी बढ़ता है, because both are directly proportional to each other. But as
I is inversely proportional to nu bar. सो जैसे जैसे I की वैल्यू इंक्रीज होते चले जाती हैं वैसे वैसे न्यू बार यानी कि फ्रीक्वेंसी नंबर की वैल्यू जो है वो डिक्रीज होते चले जाएगी. सो व्हेन वी सी द स्पेक्ट्रल लाइंस फॉर C12O कार्बन मोनोऑक्साइड विथ आइसोटोप C12, इसके लिए जो हमको स्पेक्ट्रल लाइंस मिलती हैं, एनर्जी लाइंस जो मिलती हैं वो C13O के कंपैरिजन पे लार्जर डिस्टेंस रखती हैं. सो if we get energy separation of different rotational energy levels like this for C12O, when we draw it for C13O, the energy gap will be comparatively smaller than C12O. It reduces as the value of J increases, the energy gap between successive energy level reduces. This is called isotopic effect. The main application of rotational spectroscopies are here. So finally we done all the contents related to rotational spectroscopy. Thank you.